स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग फिर से सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर नंबर 13 क्लास 11th फिजिक्स का फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर का बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, जिसके अंदर हमने देखा था टाइप्स ऑफ मोशन। हमने देखा था ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, नॉन पीरियोडिक मोशन क्या होता है। साथ ही साथ हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बेसिकली पढ़ा था। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को मैथमेटिकली एनालाइज करने वाले हैं और उससे रिलेटेड कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स बेसिकली सीखने वाले हैं यहाँ पे, जो आपको एग्जाम्स में न्यूमेरिकल वगैरह क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने में हेल्प करने वाली है। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम लोग एसएचएम बोलते हैं ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम, अ मोशन ड्यू टू द फोर्स, ऐसा मोशन जिसके अंदर ये वाली फोर्स लग रही हो, F is equal to minus kx, a motion due to the force F is equal to minus kx is called SHM। सिंपल सी बात है, बिल्कुल करेक्ट, 110% करेक्ट डेफिनेशन है ये, इसमें कोई गलती है ही नहीं किसी भी तरीके से। ठीक है, अ मोशन ड्यू टू द फोर्स F is equal to minus kx is called simple harmonic motion। बेसिकली a force that is a force which is negatively proportional to the displacement, है ना। तो यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट राइट साइड को होगी तो फोर्स लेफ्ट साइड को लगेगी, ये मतलब हुआ इस बात का। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख देना। ठीक है, अ फोर्स विच इज नेगेटिवली प्रोपोर्शनल, अ फोर्स विच इज नेगेटिवली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, कौन सी वाली फोर्स हो जाएगी वो, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और मोशन कौन सा वाला हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बेसिक सा फैक्टर जो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, राइट। ये डेफिनेशन है इस बात की। ओके, इसको बोलते क्या है, इस फोर्स को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। अब वीडियो में बने रहे, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे करके, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। एकदम जीरो से हीरो लेवल तक का मैं सारी बातें बता दूंगा। जेई मेंस एडवांस कोई से भी क्वेश्चन सॉल्व करना, सारे के सारे हो जाएंगे आपसे। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेंगे सारे के सारे बस यहाँ पे। उसके बाद मैं जो आपको, अगर आप नए हैं चैनल पे तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। पहले हम लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जिसमें थोड़े बहुत एग्जाम्पल देखेंगे, एंड एट द एंड हम लोग फिर जितने भी टाइप्स ऑफ एग्जाम्स हैं उन सभी के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सीबीएसई, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जेई मेंस एडवांस और बिट सेट और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जिनके भी क्वेश्चन बेसिकली हमें पब्लिक डोमेन में इजीली मिल जाएंगे, वो सारे के सारे करेंगे। साथ ही साथ हम लोग कुछ इंटरनेशनल ऑथर की बुक से भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। तो आपको बेसिकली जीरो से लेके हीरो तक का सारा कंटेंट मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बस आप इसी तरीके से इसको देखते रहें, राइट। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि ऐसा मोशन जिसमें एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। तभी तो बोला ना, देखो यहाँ पे नेगेटिवली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर बाहर जाएगा तो ये फोर्स अंदर बुलाएगी, अंदर आएगा तो ये फोर्स बाहर भेज देगी। दैट इज वन नेगेटिवली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, उसको बोलते हैं हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, आपको आपको ऑलरेडी पता है, एज वी नो, हमको पता है कि जो एफ होता है वो तो एम ए के भी बराबर होता है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये किसके बराबर है, राइट नो, यहाँ पे माइनस के एक्स के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ ना कि एम ए प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो, करेक्ट। एम ए प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जो के है इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। अभी के लिए आप इसको याद रख लो फोर्स कांस्टेंट बस। अगर आपने वर्क एनर्जी पावर पढ़ा होगा तो ये जो फॉर्मूला आपके लिए न्यू नहीं है, ठीक है। और नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अब यहाँ से पढ़ के वहाँ देख लेना बाद में, ठीक है। तो इसको फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट भी आप यहाँ पे बोल सकते हो, और इसकी एसआई यूनिट भी आपको समझ में आई गया होगा, क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास है। तो मैंने यहाँ से पहली इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर दी है, बना दिया है, क्या, एम ए प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो, दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो हमने क्या पढ़ा था, ए जो होता है वो होता है डी वी ओवर डी टी, और हमने पढ़ा है कि जो वी होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो मैं ये कह सकता हूँ ना डायरेक्टली यहाँ से कि ए हो गया डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। देयर फोर मैं अगर चाहूँ तो इस टू को वन में पुट कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझको, एम डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो। क्लियर यहाँ तक। अब थोड़ा सा और आगे काम करते हैं। यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम एक्स इक्वल टू जीरो, ये मेरे पास आ गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, ये आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैंने उसकी भी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। है तो इसका और बड़ा नाम, लेकिन अभी के लिए आप ये याद रख लो सेकंड ऑर्डर। वाई, बिकॉज दो बार डिफरेंशिएट किया ना, यहाँ पे देखो आप डी एक्स बाई डी टी लिखा है, फिर उसको दोबारा डिफरेंशिएट किया है, दैट्स वाई सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। और ये आप ट्वेल्थ क्लास के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैथ्स में चैप्टर है आपका, उसमें नहीं सीखोगे ये, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करना सीखेंगे यहाँ पे, राइट। तो
अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स या एम इज इक्वल टू माइनस के एक्स जो है हमारे पास एसएचएम की फोर्स है, और साथ में हमने यहाँ से पहली इक्वेशन भी डिराइव कर लिया एम ए प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे हमने जो येलो में शेड किया ये सेकंड इक्वेशन है जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी हम लोगों ने डिराइव कर लिया। तो अगर आपको कभी भी कोई मोशन दिया जाएगा और पूछा जाएगा क्या ये एसएचएम है, तो आप क्या करो, उसका डबल डेरिवेटिव निकाल दो। अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है तो आंसर आ जाएगा। हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। लेट अस ट्राई टू सॉल्विंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो अब ध्यान से यहाँ पे आप। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के ओवर एम टाइम्स एक्स। यहाँ तक सही है। अब ये जो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, हम डबल डेरिवेटिव तो नहीं पता हमको कैसे इसको हम लोग इंटीग्रेट करके पूरा सॉल्व करेंगे, तो इसलिए हम लोग एक काम करते हैं। अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स, तो कुछ गलत तो नहीं किया, एक ही बात है, जो पहले लिखा था वही है यहाँ पे, राइट। ये जो डी एक्स ओवर डी टी है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं वेलोसिटी लिख सकता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम टाइम्स एक्स, राइट। ये सही है बिकॉज एक्सेलरेशन का मतलब ही यही था, राइट। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकता हूँ, अब मैं आगे ये लिख सकता हूँ यहाँ पे कि डी वी ओवर डी एक्स। आप नोटिस करोगे यहाँ पे हमारे पास तीन है वेरिएबल, डी वी, ये डी टी हो गया यानी कि वेलोसिटी, टाइम और डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो हम तीन का एक साथ इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम लोग दो चाहिए, हमको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनाने वाले हैं यहाँ पे, राइट। तो डी वी ओवर डी एक्स और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टी, करेक्ट, इज इक्वल टू कितना, माइनस के बाय एम टाइम्स एक्स। ये लिख दिया मैंने। अब आप देखो कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये वाला पोर्शन क्या बनेगा, वी बनेगा। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया वी डी वी, एंड राइट हैंड साइड पे क्या आ गया इजीली, के ओवर एम एक्स डी एक्स। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप था, और ये कोई मैंने यूनिक काम नहीं करा, ये आपने अगर काइनामेटिक्स के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना सीखा होगा तो वहाँ पे भी हम लोगों ने ऐसा किया था, ठीक है। तो ये कोई यूनिक चीज़ नहीं थी, हमने जो नई पहली बार देखा हो आप लोगों ने, ठीक है। तो वी डी वी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, माइनस के बाय एम एक्स डी एक्स आ गया। चलो बहुत बढ़िया। अब इसको आगे इंटीग्रेट कर देते हैं। हमने क्या करा है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पढ़ा। ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का मतलब क्या है, एक तरह के वेरिएबल एक तरफ कर दिए। तो सारे वेलोसिटी वाले लेफ्ट हैंड साइड पे, एक्स डी एक्स राइट हैंड साइड पे, और के ओवर एम तो कांस्टेंट है इसलिए फर्क नहीं पड़ता, किसी भी साइड लिख दो इसको। अब हम लोग कर देते हैं इसको इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो क्या होगा देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे वी डी वी, और राइट हैंड साइड पे भी वही के ओवर एम ये है, और एक्स डी एक्स। हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा वी स्क्वायर बाय टू, एंड राइट हैंड साइड पे माइनस के ओवर एम, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू, प्लस सम कांस्टेंट लगाना पड़ेगा ना, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हो तो कांस्टेंट तो लगाओगे, कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सही है यहाँ तक, ओके। कई बच्चों के मैं देखता हूँ 11th क्लास में, उनके अभी भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के थोड़े से कॉन्सेप्ट वीक होते हैं। ये अंडरस्टूड सी बात है, लेकिन आप कोशिश करो कि जितना स्ट्रॉन्ग कर लो, जितना अच्छा कर लो, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप मेरे चैनल पे उसके लिए भी वीडियोज़ हैं, तो आप वो देख सकते हैं इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन के। इसके अलावा अगर आप इस चैनल को शुरू से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक जो हमने क्लास 11th फिजिक्स में पढ़ा है वो है बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स। और वो बेसिक मैथमेटिक्स मतलब इतनी ज़्यादा मैथमेटिक्स है वो कि आपकी 11th-12th क्लास का मेजोरिटी ऑफ द चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे उसके थ्रू। तो बेसिक नाम का नाम बेसिक है उसका, बाकी उसका काम बेसिक वाला नहीं है कुछ भी। तो अगर आप वो देख लोगे तब भी आपके लिए फिजिक्स काफ़ी ईजी हो जाएगी, राइट। तो वी स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारे पास आ गया है यहाँ से। अब थोड़ा सा इसको ना समझने की कोशिश करते हैं क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे हमने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पे वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास कांस्टेंट, फिर एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी, ये आ गया मेरे पास यहाँ से यहाँ तक। अब आप देखो, आपने ऑलरेडी देखा था लास्ट क्लास में कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो एग्जाम्पल था, हमने देखा था एक पेंडुलम वाला, राइट। ये हमने एक पेंडुलम लिया, उसको धक्का दे दिया, मतलब मीन पोजीशन से या फिर कोने में ले जाके छोड़ दिया, तो वो कहाँ करेगा, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करता है इस तरीके से। सही है ना, इसको एम्पलीट्यूड बोलते थे हम लोग। और सिंपल हार्मोनिक मोशन की खास बात क्या होती है, खास बात होती है कि ये जो एंगल होता है ना थीटा, ये डिस्प्लेसमेंट वाला, ये बहुत छोटा होना चाहिए। कितना छोटा, इतना छोटा होना चाहिए कि साइन थीटा की वैल्यू थीटा ली जा सके, करेक्ट। तो ये 30 डिग्री तक चल जाता है ये वाला रिलेशनशिप वैसे, ठीक है, लेकिन हमारे एंगल 10-15 डिग्री 12 डिग्री इतने तक ही रहने वाले हैं। तो ये है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक और कंडीशन जो आपको याद रखने की, एंगल शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, राइट। यानी कि ये जो कर्व दिख रहा है ना आपको ऐसे, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ऐसे, ये दोनों लगभग लगभग सेम हो जाएंगे। यानी कि आप चाहे आर्क ले लो चाहे स्ट्रेट लाइन ले लो, ज़्यादा खास फर्क पड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये है यहाँ पे। अब मैं बताना क्या चाह रहा था वो देखो आप ध्यान से। जब ये बॉडी मीन पोजीशन पे होगी, यानी कि इस टाइम पे एम पॉइंट पे होगी, और ये एक्सट्रीम पोजीशन है ए और ये एक्सट्रीम पोजीशन है बी, बी वाला लेफ्ट एक्सट्रीम बोल देंगे, ए वाला राइट एक्सट्रीम बोल देंगे। तो जब यहाँ पर बॉडी मीन पोजीशन पर होगी इनिशियली पहली बार, तब तो वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि अभी तो मोशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। लेकिन मान लो आपने धक्का दे दिया उसको मीन पोजीशन से, यानी कि जोर से आपने अपने
हाँ तो उसको पंच किया तो ये क्या करेगा, अब ये टू एंड फ्रो मोशन करना स्टार्ट कर देगा। तो जब ये ए पॉइंट पे जाएगा, यानी कि इस पॉइंट पे जाएगा एक्सट्रीम पॉइंट पे, तो यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाती है। करेक्ट है ना? यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई है, तो आप बोलोगे मैक्सिमम हो गई है। मैक्सिमम कितनी हो गई है, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं उसको। करेक्ट? यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई यहाँ से, राइट? तो इसी का यूज करेंगे हम लोग इस इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे। तो हम लोग क्या लिख देंगे, एट x इक्वल टू ए, वेलोसिटी इक्वल टू जीरो। इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा इससे हमको c मिल जाएगा। देखो कैसे, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मैं ये लिख दूंगा, एंड राइट हैंड साइड पे क्या हो गया, ए स्क्वायर बाय टू प्लस सी। तो आप नोटिस करो यहाँ से c का वैल्यू कितना मिल गया मुझे, k ओवर m ए स्क्वायर बाय टू मिल गया ना। इसको उठाओ और इसमें पुट कर दो बस यहाँ पे, ठीक है? ये चीज़ तो अब मैं क्या लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड, अब यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10 हमको मिल गया वी स्क्वायर ओवर टू माइनस के ओवर एम एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस के ओवर एम ए स्क्वायर बाय टू। सही है? यहाँ तक इतनी सी बात समझ में आ गई। सारे टू टू दिख रहे हैं, इनको काट देते हैं, डन। तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग अब बोल सकते हैं कि वी स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू, अगर मैं नोटिस करूँ तो के बाय एम लिख दूँ ऐसे, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सही है ना यहाँ तक? ये लाइन, अच्छा टू यहाँ से गायब नहीं हुआ, रह गया ये, ठीक है? अब ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद v को हटाऊंगा, यहाँ से स्क्वायर को हटाऊंगा और ये लिख दूंगा आगे। प्लस माइनस लगाना चाहो लगा देना, वो तो हमें पता ही है बाय डिफॉल्ट, लेफ्ट एंड राइट नेगेटिव पॉजिटिव तो होगी ही वेलोसिटी, ठीक है? तो हमारे पास यहाँ से क्या मिल के आ गया अपने को, यहाँ से हमारे पास आ गया वेलोसिटी फंक्शन। ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी में जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन आई थिंक चैप्टर के एंड में, वो क्वेश्चन जो है इसके थ्रू सॉल्व हो सकता है आराम से आपका। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना। वैसे भी जिसको मैं येलो से हाईलाइट करूंगा, आपको सारे के सारे फॉर्मूले तो याद रखने ही चाहिए बिल्कुल हर हाल में, ठीक है? और कई जगह पे मैंने ऐसे भी हाईलाइट कर रखा, तो टेक्निक है कि क्या मैं करने वाला हूँ यहाँ पे, राइट? तो फॉर्मूला एंड फॉर्मूले, ये दोनों के दोनों आपको याद रखना है। फॉर्मूला बेसिकली, फॉर्मूलाज बेसिकली मीन्स द मेथड ऑफ डूइंग समथिंग, और फॉर्मूले तो आपको पता ही है, सम काइंड ऑफ लाइक आइडेंटिटी और समथिंग जो इजीली यूज कर सकते हो आप किसी क्वेश्चन के अंदर। तो v इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के ओवर एम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। यहाँ से वेलोसिटी के बीच में, डिस्प्लेसमेंट के बीच में और एम्पलीट्यूड के बीच में एक रिलेशनशिप। अब हमें आगे भी सॉल्व करना है इसको, है ना? करना है ना आगे सॉल्व। अब हमको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी साथ में। तब हम लोग क्या करेंगे फर्दर, मैं v को क्या लिख सकता हूँ, डी एक्स ओवर डी टी, एंड राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, के बाय एम का रूट, और ये भी रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ देखो आप, यहाँ पे तो इजीली सेपरेट हो जाएंगे वेरिएबल, राइट? तो मैं एक्स को एक तरफ कर देता हूँ ऐसे, एंड राइट हैंड साइड पे के ओवर एम को स्क्वायर रूट में जो था उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया मैंने। कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको कहीं पे भी ले जाओ, है ना? तो अब ये इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे। अब ये वाला इंटीग्रेशन जो है ना, देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी अच्छे से तो याद होगा। मैं डायरेक्टली नहीं करने वाला, मैं सब्सटीट्यूट करके करूँगा, सो दैट आपको समझ में आ जाए मैं क्या करने वाला हूँ। ध्यान से देखो यहाँ पे आप, यहाँ लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि x की वैल्यू, मान लेते हैं x की वैल्यू है a, क्या ले लें, a साइन थीटा, और मे बी a कॉस थीटा, फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से कुछ, ठीक है? मैं मान रहा हूँ कि x की वैल्यू क्या ले ली मैंने, a साइन थीटा ले ली, मान लो x की वैल्यू a साइन थीटा। आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन वाली वीडियोस में अगर आप देख रहे हो ध्यान से, तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा जब भी मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि वो सब्सटीट्यूशन काम क्यों करता है। देखो यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ, जो x है यहाँ पे एक वेरिएबल है, ये रियल नंबर से बिलोंग करता है, इमेजिनरी नंबर नहीं डल रहे हैं यहाँ पे, राइट? रियल नंबर डल रहे हैं। अब आपको पता होगा कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा, उसकी रेंज -1 से 1 तक है, यानी कि उसमें 2 3 4 आप नहीं ला सकते। करेक्ट है? ला सकते हो इमेजिनरी एंगल्स अगर करके आप करना चाहो तो, यानी कि रियल प्लेन में सॉल्व नहीं करोगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन में सॉल्व हो सकता है। तो साइन थीटा की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में लाई करती है, ये -1 से 1 भी हो सकती है, ठीक है? तो अब आपको पता है, लेकिन यहाँ पे जो ए एम्पलीट्यूड है, इट कैन बी एनी नंबर। तो अगर मैं ए के साथ साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो बेसिकली मेरे पास नाउ आई हैव एनी नंबर, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जो होनी चाहिए वो हो जाएगी यहाँ पे। करेक्ट? तो बेसिकली मैंने क्या करा है, मैंने ना एक्स के बदले ए साइन थीटा लिख के कुछ गलत नहीं किया है, बिकॉज ए साइन थीटा कैन बी एनी नंबर और वो एक्स के बराबर हो जाएगा। अब कई बच्चे मेरे से बोलते हैं, आपको कैसे पता कि एक्स और ए साइन थीटा बराबर है ना? भाई मैंने यही तो यहाँ पे मान के चला है, लेके चला है। और आप ये मत सोचो कि ए साइन थीटा से मैंने एक्स लाया हूँ, मैं ऐसा नहीं किया। मैंने जो एक्स की जो वैल्यू थी वो मैंने ए साइन थीटा के फॉर्मेट में लिख दी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक्स की वैल्यू आई थी 3, ठीक है? ये 3 आई है, तो क्या मैं 3 को अगर चाहूँ, मैं 3 को कैसे लिख सकता हूँ? देखो अब 3 के साथ तो मैं साइन थीटा वाली बात नहीं कर रहा ना, लेकिन मैं एक बात बताओ, अगर मैं ये बोल दूँ कि ए का वैल्यू 3 है एम्पलीट्यूड, तो मैं यहाँ पे ये साइन 90, तब भी तो बन गया ना ये फॉर्मेट में वापस।
तो यानी कि यू कैन एक्सप्रेस एनी नंबर इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, कौन सा वाला, ए साइन थीटा के फॉर्मेट में। तो इसलिए कुछ गलत नहीं है ये करना, सब्सटीट्यूशन बिल्कुल वैलिड है यहाँ पे। सेम गोज फॉर ए कॉस थीटा, आप वो कर सकते हो यहाँ पे। अब कई स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि आपने फिर ए साइन थीटा कॉस थीटा क्यों डाला, टैन थीटा क्यों नहीं डाल दिया, कॉट थीटा क्यों नहीं डाल दिया। तो यही ट्रिक है हमारे पास जो आपको ध्यान देना है। देखो आपके पास 3 फॉर्मूले आपने पढ़े थे 10th क्लास में, पहला ये था, पढ़े तो और भी बहुत सारे हैं ना, लेकिन ये मेन है, इनको याद रख लेना जरूर। और एक था ये वाला सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आप एक चीज नोटिस करो, ये 2 फॉर्मूले जो है नीचे वाले आइडेंटिटीज, ये क्या होंगे, 1 प्लस समथिंग के फॉर्मेट में आने वाली है। लेकिन जो पहली वाली आइडेंटिटी है ये कैसे आ सकती है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना इसको। अब आप एक चीज नोटिस करो, अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूँ, यहाँ पे ए लिख दूँ, यहाँ पे ए लिख दूँ, तो देख रहे हो मैच कर सकता है ना इस फॉर्मेट से ये। एंड दैट इज वाई मैं पहली वाली आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने वाला हूँ इसको, बिकॉज ये कन्वर्ट होएगी उसी में, है ना। तो अब मैं अगर देखो, अब ध्यान से अब देखना, मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे x के बदले a साइन थीटा, तो dx क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे dx ओवर डी थीटा क्या हो जाएगा, a कॉस थीटा। बेसिकली कहने का मतलब dx इज इक्वल टू a कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो मैं अब न्यूमरेटर में क्या लिख दूंगा, a कॉस थीटा डी थीटा, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या लिख दूंगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। राइट हैंड साइड पे तो जो लिखा है एज इट इज उसको पढ़ा ही रहने दो, है ना, ये सब ठीक है बिल्कुल यहाँ तक। अब देखो आप ध्यान से, कितना आसानी से हमारे से सॉल्व होने वाला है अब ये। ऊपर न्यूमरेटर में था ए कॉस थीटा डी थीटा, नीचे से देखो आप ए कॉमन निकलेगा, ए स्क्वायर है, रूट से बाहर निकालोगे ए बन जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा होगा आपको, ये देखो दिख रहा है ना, करेक्ट। और राइट हैंड साइड पे तो वापस यही लिखना है मुझको। अब आप नोटिस करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होता, तो उसका स्क्वायर रूट इससे कट गया ना, और ये इससे कट गया, तो कितना आसानी से सॉल्व हो गया इंटीग्रेशन। अब इतना तो आपको याद होगा ही कि dx का इंटीग्रेशन x होता है ना, इतना तो याद होगा ना। ये वाली जो पीडीएफ है मैं इसके नोट्स में लिंक में नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा स्लो पढ़ा रहा हूँ या कुछ और दिक्कत है, आप डायरेक्टली पीडीएफ से पढ़ लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डी थीटा, और राइट हैंड साइड पे क्या आ गया, ये। ठीक है, यहाँ तक इतनी सी बात समझ में आ गई अपने को। अब तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। तो डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा, और जो राइट साइड में लिखा हुआ है के बाय टी, कैसे बन गया भाई ये गलती से, यहाँ पे के बाय एम से है, के बाय एम इससे पहले, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे के बाय एम, और ये डी टी के बदले क्या आ जाएगा, यहाँ से टी आ जाएगा आगे, और प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अगेन। ठीक है, ये वाला सी और ऊपर वाला सी कंप्लीटली अलग अलग है, इसको चाहो तो C1 लिख लो। ठीक है, ये कांस्टेंट है, मुझे कोई गारंटी नहीं है, मुझे पक्का नहीं पता कि दोनों सेम है या अलग अलग है, राइट, तो इसलिए मैंने अलग ही मान के लिख दिया यहाँ पे। तो आप अब एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे ध्यान से, बहुत बढ़िया चीज़ आपको जो नोटिस होने वाली है इधर से, कमाल की बात है ये। लेफ्ट हैंड साइड पे थीटा है, राइट, थीटा की क्या होती है, या तो बोल दो रेडियन या डिग्री, या फिर कोई यूनिट मत बोलो, राइट, बिकॉज आपने पढ़ा होगा थीटा की जो डेफिनेशन होती है वो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल होती है, तो देखा जाए मीटर अपॉन मीटर कट गया, करेक्ट। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो यूनिट आएगी वो रेडियन आएगी, ये रेडियन है। और ये दो चीजें ऐड हो रही है ना, आपको पता है ना, रेडियन में रेडियन ही ऐड होगा ना, ये तो है नहीं कि किलोग्राम में मैं मीटर ऐड कर दूंगा तो सेंटीमीटर मिल जाएगा, कुछ और मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे रेडियन है तो राइट हैंड साइड पे भी जो अलग अलग क्वांटिटी ऐड हो रही हैं, इन दोनों को भी रेडियन ही होना पड़ेगा, यानी कि ये भी रेडियन है और ये भी रेडियन है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब आप एक बात बताओ, ये क्या है यार, ये तो सेकंड है। अगर इसकी यूनिट सेकंड है तो ये रूट के बाय एम जो ये लिखा हुआ है, इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए फिर, इसकी होनी चाहिए रेडियन पर सेकंड, एंड देयर इज अ फैंसी सिंबल फॉर दिस वन। रेडियन पर सेकंड का क्या सिंबल है फैंसी, ये है ना ओमेगा। तो यानी कि जो रूट के बाय एम लिखा था ये क्या है, ओमेगा। ये चाहता तो मैं स्टार्टिंग में लिख देता, लेकिन मैंने यहाँ पे जस्टिफाई करा है कि मैं क्यों लिखता हूँ इसको, है ना। सो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग हेयर, ये तो इसका मतलब के बाय एम क्या आ गया मेरे पास, ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये बहुत ही कमाल की बात है जो यहाँ से हमें पता चली, तो इसको याद रखेंगे। और साथ ही साथ ये भी एक रेडियन, यानी कि ये भी क्या है, एक एंगल है, तो इसके लिए भी थोड़ा सा सुंदर सा सिंबल यूज करते हैं हम लोग, ये वाला फाई। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो दस व्हाट आई कैन से नाउ इज थीटा इज इक्वल टू के बाय एम का स्क्वायर रूट टी। अब के बाय एम का स्क्वायर रूट क्यों लिखे हम लोग, है ना, डायरेक्टली ओमेगा लिख देते हैं। तो ओमेगा टी प्लस फाई ये मिल गया मुझको यहाँ से। अब आप अंडू कर दो सब्सटीट्यूशन, यानी कि जो आपने डाला था ऊपर यहाँ पे सब्सटीट्यूशन में एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, इसको रिप्लेस कर देता है वापस। अनडू द सब्सटीट्यूशन, हमने क्या डाला था, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो अब देखो एक्स बाय ए क्या हो जाएगा, साइन थीटा। दिस मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स
एक्स बाय ए। बेसिकली मैंने क्या करा है, जो साइन लेफ्ट साइड लिखा था उसको राइट हैंड साइड लिख दिया। अगर आप 12th क्लास में जाओगे वहाँ पे, तो जाओगे ही वैसे तो वहाँ पे ये पढ़ोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसकी भी मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी है, जल्दी हो तो देख सकते हो वहाँ से। बाकी इसमें घबराने की जरूरत नहीं कि बस मैंने ऐसा लिख दिया तो क्या हो गया। बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, अभी तक आप नोटिस करोगे ट्रिग्नोमेट्री में आप हमेशा क्या कर रहे थे, इनपुट दे रहे थे एंगल और आउटपुट में आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज मिल रही थी। वो उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। आप क्या करोगे, वैल्यू इनपुट में दोगे और आउटपुट में कोई ना कोई एंगल मिलेगा। मैंने वही लिखा है बस यहाँ पे, ठीक है ये। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग थीटा के बदले क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखो यहाँ से कितना बढ़िया काम हो गया हमारे लिए। अब मैं क्या करूँगा, एक्स ओवर ए को लिख दूंगा कितना, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो दैट मीन्स एक्स का वैल्यू कितना आ गया, तो आप बोलोगे एक्स का वैल्यू आ गया साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये हमारे पास कौन सी है, ये है हमारे पास एस एच एम की इक्वेशन। कौन सी वाली, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन बोलते हैं इसको, क्योंकि देखो ना लेफ्ट हैंड साइड पे डिस्प्लेसमेंट है। तो ये क्या है हमारा, ये है डिस्प्लेसमेंट फंक्शन, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और आपको ये भी याद रहनी पड़ेगी, तो 100% याद रखनी है आपको, ठीक है। चाहे तो ये कर लो, अगर आपने कॉस का सब्स्टिट्यूशन किया होता तो आप ये भी लिख सकते थे, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ सकती थी यहाँ से, ठीक है। तो एसएचएम की इक्वेशन हमेशा 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 इन दोनों में ही इन्वॉल्व रहेगी, ऐसा नहीं कुछ और आ जाएगा यहाँ पे, कभी भी नहीं आने वाला। साइन या कॉस के अलावा कुछ नहीं हो सकता, स्क्वायर क्यूब भी नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है। केवल साइन कॉस इस तरीके से लीनियर पावर में रहने वाले हैं ये। तो हम लोगों ने यहाँ से दो, एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट फंक्शन भी डिराइव कर लिया साथ ही साथ। और आप नोटिस करोगे हम लोगों ने इससे पहले वेलोसिटी में, एम्पलीट्यूड में और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशनशिप था वो भी डिराइव करा था। इसको इक्वेशन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं अभी, ठीक है। तो चलो, लेकिन उससे पहले काम कर लेते हैं जो हमने ये किया था। सच में मैंने आपको क्या बताया था शुरुआत में, देखो यहाँ पे मैंने ये बोला था कि अगर आपको कभी भी कोई भी फंक्शन मिलता है, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन मिलता है, और आपसे पूछा जाता है कि क्या वो एसएचएम है या नहीं है, तो आप एक सिंपल काम करोगे, ये जो येलो पार्ट में हाईलाइटेड है यहाँ पे, इसको यानी कि आप क्या करो, जो आपको डिस्प्लेसमेंट फंक्शन गिवन है उसका आप डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दो। डबल ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि दो बार डिफरेंशिएट मार दो। अगर वो इससे मैच कर जाए, जिसको हम लोग अब क्या बोल सकते हैं, अब हम लोग ये भी बोल सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, राइट। क्योंकि अभी आपने देख लिया था ना, क्योंकि अंडर रूट के बाय एम क्या था हमारे पास, अंडर रूट के बाय एम क्या था, ओमेगा था। तो यानी कि ओमेगा स्क्वायर क्या बन गया, के ओवर एम बन गया। तो यानी कि अब हम लोग वेरीफाई करने वाले हैं, लेट अस वेरीफाई। क्या करने वाले हैं यहाँ पे, इसको वेरीफाई करने वाले हैं, वेरीफाई दैट दिस इज इंडीड एन इक्वेशन ऑफ एस एच एम। ऑल दो आई तो वहीं सही है, तो होगी पक्की बात है, लेकिन तब भी मैं आपको समझाने के लिए ये भी दिखा देता हूँ। तो स्टेप नंबर 1, डी एक्स बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे, पहला डेरिवेटिव। और कमाल की बात क्या है, ये वेलोसिटी होता है, तो आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। यहाँ पे चेन रूल लगने वाला है। देखो सबसे पहले क्या है, मैं पहले ढंग से ऐसे लिख देता हूँ आपके लिए, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब आगे क्या करूंगा, यहाँ पे जो ए है, ए कांस्टेंट है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये थोड़ी ना बदल जाएगा, तो इसको मैंने बाहर लिखा। अब मेरे पास जो डेरिवेटिव आने वाला है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का, यानी कि इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, चेन रूल लगा रहा हूँ यहाँ पे, चेन रूल है। तो साइन का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, कॉस, लिख दिया मैंने। अब चेन रूल के हिसाब से अंदर जो दे रखा है, यानी कि जी वाला पावर है, इसको भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ओमेगा टी प्लस फाइव मैंने ये भी लिख दिया। तो वी हो गया ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी का डेरिवेटिव 1 और फाइव का डेरिवेटिव 0। तो बेसिकली मेरे पास क्या वेलोसिटी क्या आ रहा है फंक्शन, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यानी कि ये भी वेलोसिटी फंक्शन आपको याद रखना है। एग्जाम में ये नहीं बैठ के डिराइव कर रहे हो, डिराइव तो कुछ भी नहीं करना है। और जो लोग सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि जो डेरिवेशन है नहीं आने वाली एग्जाम में, लेकिन जितने भी मैं हाईलाइटेड पार्ट बता रहा हूँ ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। और आप चाहो तो यहाँ से एक और चीज़ कर सकते हो, वन मोर थिंग दैट यू कैन डू फ्रॉम हेयर। क्या आपको याद होगा एक्स का वैल्यू क्या था, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव था, याद है। अब आप एक चीज़ नोटिस करो जरा यहाँ से, मैं अगर चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ एक्स ओवर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और अगर यहाँ से चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वी अपॉन ए ओमेगा इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। हाँ या ना, सही बात बोलिए ना एकदम। इसको मैं ब्लू पार्ट से हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो ये रहा। तो अगर मैं इसको स्क्वायर एंड ऐड कर देता, स्क्वायर एंड ऐड, तो देखो क्या होता, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। राइट हैंड साइड देखो 1 आता ना, बिकॉज ये देखो क्या है, कॉस थीटा है और ये साइन थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना।
और कमाल की बात क्या, कमाल की बात है कि यही फॉर्मूला हमने भी थोड़ी देर पहले ऊपर जो मैंने बताया था ना, वी ए और ओमेगा और एक्स में जो डेरिवेटिव जो रिलेशनशिप निकाला था वो यही तो था। देखो वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सही है कि नहीं है? तो यानी कि वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी कि मैं ओमेगा को ऐसे कॉमन निकाल दूं तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? यही वाला फॉर्मूला था जो मैंने ऊपर भी डिराइव किया था, वहाँ पे बस अंडर रूट में के बाय एम लिखा था, यहाँ पे हमने ओमेगा लिख दिया, वो तो सिंपल सी बात है, सेम है, आपको पता चल गया है ना? तो देखो आपने यहाँ से हमने ये भी डिराइव कर दिया। तो ये आया वेलोसिटी फंक्शन। चलो इसको दोबारा डिफरेंशिएट मारते हैं हम लोग। अब जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू ए ओमेगा, इस बार मैं जल्दी कर दूंगा, तो कॉस का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, भूला नहीं हूँ, नेगेटिव साइन ये रहा, और साथ में कौन आ जाएगा अंदर वाले पार्ट से, जो ये ओमेगा टी प्लस फाइव है उसका क्या, ओमेगा, ये लिख दिया मैंने। तो ये आप नोटिस करोगे क्या बन गया, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये कौन है, ये है एक्सेलरेशन फंक्शन, एक्सेलरेशन फंक्शन है ये, ठीक है, एक्सेलरेशन फंक्शन। और आपको पता होगा एज एक्स किसके बराबर है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि ए किसके बराबर है यहाँ से, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर है। और आप चाहो तो इसको जैसे हम लोग लिख रहे थे पहले, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, वो भी लिख सकते हैं वापस से। तो देखो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ से डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू कितना, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना, बिकॉज ये ए और ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव तो एक्स था। नोटिस कर रहे हो आप, देखो वापस आ गई ना ओरिजिनल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ एस एच एम। आपको तो एग्जाम में बहुत ही कम टाइम लगेगा, डबल डेरिवेटिव निकालोगे जल्दी से तो ये क्या आ गया हमारे पास, निकल के आ जाएगा। अगर जीरो आ रहा है इक्वल टू, ये पूरा मैच कर, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे माइनस साइन भी अलाउड नहीं है, जैसा लिखा है एग्जैक्टली ऐसे ही मैच करनी चाहिए, ठीक है, माइनस साइन भी नहीं अलाउड है यहाँ पे। तो अगर ये चीज़ आ रही है आपके पास, हाँ दोनों माइनस होगा तो फिर तो कॉमन निकल जाएगा ना यहाँ से। इतना भी मतलब एकदम ही लकीर के फकीर मत बन जाना, जो मैंने बोल दिया वो सत्य वचन है, प्रभु वचन है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग ओपन रखना अपना और देखते रहना इस तरीके से। तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, और ये हमारे पास वापस डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आ चुकी है। और यहाँ पे हमने एक और चीज़ देखी यहाँ से कि एक्सेलरेशन क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, जो आपको स्टार्टिंग में भी दिख सकती थी, ऐसा कुछ नहीं है कि ना दिखती वहाँ पे। ये देखो जो हमने यहाँ लिखा था ना एम ए प्लस के एक्स, यहीं से सेम चीज़। अगर मैं एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिख रहा हूँ, तो अगर मैं के बाई एम को ओमेगा जानता पहले से ही तो मैं यहाँ पे भी कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिखा यहाँ पे ये वाली बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पे ध्यान देनी है वो क्या है, एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है ना, एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं। आपको याद होगा हम लोगों ने काइनेमैटिक्स में पढ़ा था कि मोशन तीन तरह का होता है बेस्ड ऑन द एक्सेलरेशन। एक होता है जिसमें एक्सेलरेशन जीरो हो, क्या हो, एक्सेलरेशन जीरो। एक होता है जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन जीरो नहीं है ना? और एक होता है जिसमें एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, करेक्ट। तो जो जिसमें जीरो होता है उसमें हम लोग सीधा स्पीड टाइम डिस्टेंस ये नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। इसमें क्या करते थे, तीन इक्वेशन लगाते थे, और यहाँ पे तो सीधा कैलकुलस के अलावा कुछ और लगता ही नहीं। और राइट नाउ भी हमने यही किया, कैलकुलस ही लगाई है। तो ये बात को ध्यान रखना है आपको। पुराने पुराने लिंक आप कनेक्ट करते रहोगे ना तो सब याद नहीं रहेगा, दिक्कत नहीं रहेगी आपको किसी भी तरीके से कि आप कुछ भूल जाओगे, ठीक है, सब कुछ याद ही याद रहेगा आपको। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक्सेलरेशन क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं। और ये बहुत कमाल की बात है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। इससे क्या मिलता है आपको, इससे ये मिलता है कि अगर मान लो ऐसा हो जाए कि कोई बॉडी है जो ये एक्सेलरेशन फॉलो कर रही है, और उसने मान लो कि 10 सेकंड में 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया या फिर 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया 10 सेकंड में, तो ये नहीं बोलोगे कि नेक्स्ट 10 सेकंड में फिर से 5 मीटर ही कवर करेगी। वाई, बिकॉज एक्सेलरेशन इज चेंजिंग। तो स्पीड भी जो है ना अलग अलग रेट पे चेंज हो रही है, तो इसलिए उसका जो टाइम होगा फॉर द सेम डिस्टेंस वो अलग अलग होगा। ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी गलती है जो करेंगे बच्चे, और मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के कि कैसे ये गलती को अवॉइड करा जाए, कि ध्यान रखना है, मैं हर जगह आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं हम लोगों ने अभी तक क्या किया है। हम लोगों ने एसएचएम की डेफिनेशन देखी क्या होती है, जिसमें मैंने बता दिया कि रिस्टोरिंग फोर्स है फिजिकल टू माइनस की एक्स, अगर स्ट्रिक्टली यही फोर्स लग रही है तभी एसएचएम है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन मैंने बताई कि जो एंगल होता है बॉडी जो मूव कर रही है उसका डिस्प्लेसमेंट एंगल ये बहुत कम होना चाहिए, ना के बराबर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमने पहली चीज़ डेफिनेशन में ये देखा। फिर मैंने आपको यहाँ से दिखाया एम ए प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो होता है। उसके बाद मैंने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बना के दिखाई जो येलो से हाईलाइटेड है स्क्रीन पे। उसके बाद मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया आपको, और फिर मैंने वहाँ से कुछ और एक्स्ट्रा फॉर्मूले निकाले, जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला ये रहा, वी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के बाई एम, जिसको हम लोग ओमेगा बोलेंगे, ओमेगा स्क्वायर बेसिकली, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वहाँ से आया। फिर मैंने आपको इंटीग्रेशन के बारे में बताया यहाँ पे कि कैसे आप इसको सब्सटीट्यूट करके इंटीग्रेट कर सकते हो, एंड इवेंचुअली आपको क्या इक्वेशन मिली, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आ गई हमारे पास डिफरेंशियल, ओ सॉरी,
डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन तो ऑलरेडी लिख दी थी हमने, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल इन एन एसएचएम, ये याद रखना है आपको। अगर हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे ना इसका, तो कैसा दिखाई देगा देखो वो बताता हूँ मैं आपको, लेकिन उसको करने से पहले काम करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। सो टॉपिक नंबर 2 हो जाएगा ये, अंडरस्टैंडिंग x इक्वल्स ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या मतलब है, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस क्यों, बिकॉज राइट साइड देखो टाइम आ रहा है ना, तो यानी कि किस पर्टिकुलर टाइम पे क्या डिस्प्लेसमेंट है वो पता चल जाएगी। ये क्या है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड, एक साइड कम एक साइड ज़्यादा होगी तो एसएचएम नहीं है वो, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड, इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ये क्या है, तो ये तो हमने पढ़ ही लिया कि ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना। और इसका फॉर्मूला यहाँ से देखा था हमने, के बाय एम ये भी होता है, लेकिन आपको बाय डेफिनेशन एक और पता होगा, 2 पाई ओवर टी या फिर 2 पाई एफ, वो जो फ्रीक्वेंसी टी मतलब टाइम पीरियड होता है ना, तो वो यहाँ पे हम लोग ये भी दोनों में से तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ से कमाल की बात है, कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें बोलेंगे टाइम पीरियड निकाल के दिखाओ इस मोशन का, आगे देखेंगे, तो वहाँ से ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला है वहाँ पे, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। तो ये भी आप याद रख लेना यहाँ तक, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, ये क्या है, ये तो टाइम है जो आप पुट करोगे, और ये क्या है लास्ट वाला बंदा, इसको बोलते हैं फेज, फेज एंगल। कौन सा फेज, इनिशियल, ठीक है। वैसे तो ये पूरा का पूरा खुद में ही फेज है, इसको भी फेज ही बोलते हैं, जो पूरा का पूरा टर्म है ना यहाँ पे, ये भी फेज ही है। लेकिन ये कौन सा फेज है, इनिशियल फेज एंगल। इनिशियल फेज का मतलब क्या है, देखो मान लो कोई पेंडुलम यहाँ पे इस तरीके से मैंने लटकाया, इधर दिखाया है, तो मान लो आपने इसको यहीं से स्टार्ट करा, ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो इन दैट केस यू विल से कि फाई की वैल्यू 0 आ गई। अगर मान लो आपने उसको एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है, यानी कि आप इसको पहले, मीन पॉइंट तो यही है, देखो मीन पॉइंट यही है, क्योंकि इवेंचुअली बॉडी आके रुकती कहाँ पे है, यहीं पे आके रुकेगी। ये जो पॉइंट है, आपकी जनरल नॉलेज थोड़ी और बढ़ा देता हूँ, ये जो पॉइंट है ए और ये जो पॉइंट है बी, आप इसको अगर कोने में यहाँ लटका के रखोगे तो आपको अपने हाथों से सपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वाई, बिकॉज जैसे ही आप अपना हाथ हटाओगे, ये बंदा वापस आके यहीं पे नहीं रुकने वाला, कहाँ रुकेगा, आके यहाँ रुकेगा, तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये बात याद रखना। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब वो जहाँ पे एट अ मोमेंट बॉडी जो है एकदम स्टेबल दिख रही है आपको, रुकी हुई है, चार सारी फोर्सेस कैंसिल आउट हो रही हैं, लेकिन जैसे ही आप वहाँ से उसको हटाओगे, यानी कि डिस्प्लेस करोगे उस पोजीशन से, तो वापस से वो बॉडी इवेंचुअली एट द एंड वहाँ पे नहीं आएगी, अनटिल अनलेस आप उसे ज़बरदस्ती रोक दो अपने हाथों से लाके वहाँ पे, ठीक है। तो ये बात थी मेरी कहने का। अच्छा, अब क्या हुआ, अगर आपने मान लो इनिशियली, यानी कि जब आपका टाइम 0 था, आपने तब बी से स्टार्ट किया मोशन को, तो यहाँ पे ना कुछ एंगल बनेगा, लेकिन याद रखना एक बात, कई लोग सोचते हैं ये 30 डिग्री है तो फेस 30 डिग्री हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है यहाँ पे मतलब इस बात का, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल मतलब बेसिकली हुआ क्या, कि आपने जब इसको इनिशियली कहीं और से स्टार्ट किया, राइट, यहाँ से स्टार्ट किया ना बी पॉइंट से, तो कुछ एक इनिशियली एक एंगल बन रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ, दिखाता हूँ मैं आपको यूज करके यहाँ पे इसको, इस फॉर्मूले के थ्रू देखो, फाइंडिंग फेज व्हेन बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पॉइंट, ये मैंने क्वेश्चन बना दिया यहाँ पे ना, एक्सट्रीम पॉइंट तो कितना होगा, तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखो क्या था, इक्वेशन ये थी, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो एट टी इक्वल टू 0 आपने क्या बोला, x इक्वल टू ए, राइट हैंड साइड से स्टार्ट हो रहा है, a इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा 0 प्लस फाइव, क्लियर है ना। तो देखो यहाँ से क्या हुआ, 1 इज इक्वल टू साइन फाइव, तो फाइव की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री, ये है हमारा इनिशियल फेज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये फाइव है, ये फाइव नहीं है भाई, ये फाइव नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप हमेशा यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ से फाइव की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई, ये है हमारे पास इनिशियल फेज, इसको बोलते हैं। तो यानी कि अगर मैं किसी बॉडी के मोशन को टाइम 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ और मीन पोजीशन से स्टार्ट करूंगा, तो उसका जो एसएचएम का ग्राफ है मुझे इस तरीके से दिखाई देगा, कौन सा वाला, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। लेकिन अगर कोई बॉडी अपने एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट करी, यानी कि ये इसको, ये एम्पलीट्यूड है, ये सारे के सारे जो ऊपर नीचे मार्क कर रहा हूँ, ये प्लस ए लिख दूंगा, इसको माइनस ए लिख दूंगा, ये हो जाएगा 0, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अभी मार्क करते हैं हम लोग। यहाँ देखो, लेकिन उससे पहले अगर कोई बॉडी अपने एक्सट्रीम पॉइंट से ही स्टार्ट कर रही है और उसका ग्राफ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे तो बोलोगे फर्स्ट वाले केस में तो फाइव 0 है, लेकिन सेकंड वाले केस में क्या बोल दोगे, फाइव 90 डिग्री है, बिकॉज ये ए से स्टार्ट कर रहा है यहाँ पे, और ये कौन सा पॉइंट है, माइनस ए है, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, यानी कि इसकी इक्वेशन को अगर मैं बोलूँ,
तो बोलूँगा एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और इसकी इक्वेशन को बोलूँगा एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 90, यानी कि क्या बोल सकता हूँ डायरेक्टली, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। सही है ना? तो ये देखो बेसिक सा फैक्ट था, ये भी यहाँ से क्लियर हो गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा ये वाले पॉइंट कौन कौन से होंगे जो मैंने यहाँ पे मार्क करे थे पहले, तो इनको कैसे लिखेंगे, देखो अब यहाँ पे ध्यान से, ये टाइम लिखा हुआ है, ये यहाँ पे जीरो है, फिर यहाँ पे भी जीरो आएगी वैल्यू, है ना, और ये फिर थर्ड वाले पॉइंट पे भी जीरो है यहाँ पे। तो जो पहली बार जीरो हुआ आपको पता है, साइन जीरो जीरो होता है, दूसरी बार कब होता है, 180 पे जीरो होता है, यानी कि जो ओमेगा टी की वैल्यू आएगी ये आ जाएगी पाई, है ना। तो यहाँ से देखो आप टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोल दोगे पाई बाय ओमेगा, तो यानी कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे पाई बाय ओमेगा आएगा। तो ये कौन सा पॉइंट होगा, फिर 2 पाई बाय ओमेगा वाला। सेम तरीके से देखो यहाँ पे और यहाँ पे कैसे मार्क करेंगे हम लोग, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे जीरो आ रहा है। अब आप एक बात बताओ, जीरो आ रहा है अगर यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, जीरो इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, तो इसका मतलब ओमेगा टी क्या बन गया, पाई बाय टू। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोल दोगे पाई बाय टू ओमेगा, तो यानी कि ये वो कौन सा पॉइंट है, ये है पाई बाय टू ओमेगा वाला पॉइंट। ठीक है, ये है 90, तो ये कौन सा वाला हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, ये कितना हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे 90 है, तो 90 के बाद अब अगला कौन सा पॉइंट आएगा जहाँ पे फिर से कॉस जीरो होने वाला है 90 के बाद, तो आपका जवाब होगा 270, है ना। करेक्ट, 90 के बाद जो 180 आएगा उस पर तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना। तो ये जो पॉइंट है ये वाला जहाँ पे ये, तो ये माइनस ए दे रहा है यहाँ पे, ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास। यहाँ तक क्लियर है बात, ठीक है। तो ये वाला टाइम क्या लिखूंगा मैं, ये वाला जो टाइम है ये वाला, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो हम लोग इसको लिखेंगे 270, यानी कि ओमेगा टी इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2। तो टी की वैल्यू कितनी, 3 पाई बाय 2 ओमेगा, डायरेक्टली बोल दूंगा 3 पाई बाय 2 ओमेगा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। तो ये है पाई बाय टू ओमेगा, ये है 3 पाई बाय 2 ओमेगा, तो ये बीच वाला क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 2 ओमेगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, हम टाइम मार्क कर रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, इसी को हम लोग और नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक इतना बहुत है अभी के लिए, ठीक है। तो आप इसको सबको रिवाइज कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में इसी के ऊपर हम लोग और न्यूमेरिकल करेंगे, इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग एसएचएम को, और ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है मेरे ख्याल से, राइट। तो इसको आप जरूर ढंग से एक बार 2-3 बार लूप में चला के वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगी आराम से। साथ ही साथ मैं इसके नोट्स वगैरह जो है वो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक ऐड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सब समझ में आ जाएगा। इनकेस तब भी कोई डाउट रह जाता है तो आप उसको नीचे कमेंट में पॉइंट आउट कर दीजिएगा, जो भी कुछ लगेगा। अगर मुझे लगेगा कोई ज़्यादा बड़ा डाउट है जो मुझे ढंग से समझाना पड़ेगा तो उसकी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, अदरवाइज मैं आपको वहीं पे समझा दूंगा उसको। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर को, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए।